बच्चों, एक बार फिर से हम मिल रहे हैं। तो बेटा गुड इवनिंग, क्लियर है? आवाज आ रही है सब लोगों को? नहीं आ रही? यूट्यूब से कनेक्टेड नहीं। और लेट मी चेक। क्या अब ठीक है बेटा? आवाज अभी आवाज करेक्ट है? ओके, डन। ठीक है, एक सेकंड और मुझे दे दो, मैं एक और अब ठीक है, अब आपको एकदम क्लियर आ जाएगा, है ना? चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास नाउ। अब तक हमने पढ़ा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा। यदि आपको याद हो तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने पढ़ा था डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई बराबर टपी। क्लियर? अब इसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है? एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट। क्लियर है बेटा? लाइट वही है जो 1 घंटे पहले थी, कुछ अंतर नहीं है। और यदि ये ढंग से नहीं आ रहा है, एक सेकंड और रुक जाओ, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा ट्राई। हाँ भाई, क्लियर है? सब सही कर दिया, कैमरा लेंस वेंस सब कर दिया बेटा, सब क्लियर है। फॉगी फॉगी है, फॉगी फॉगी है। नहीं, फॉगी तो मेरे को भी हल्का सा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं। मैं एक बार मीटिंग से बाहर जाके फिर अंदर आता, है ना? एक बार बाहर जाके फिर अंदर आता हूँ, लेट्स चेक।
ओके बेटा, 4-5 बार मैं लेंस क्लियर कर चुका हूँ और लेंस क्लियर नहीं कर सकता इससे ज्यादा। चलो ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें ना। मैंने थोड़ा छोटा छोटा भी लिख दिया है। अब वो शायद क्या पता क्यों ऐसा आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कैसा क्यों हुआ। हम जो है बेटा, अब आप लोग लिखना बंद कर दो क्योंकि मैं आपकी बात पढ़ना बंद कर रहा हूँ। अब आप लिखना बंद कर दो, मैं आपकी बात पढ़ना बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो लेट अस स्टार्ट। हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स की। अब आपने इतना सारा समय उसमें बिता दिया है तो अब मैं रिवीजन उसकी नहीं करा रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एनर्जी जो होती है वो काय पे डिपेंड करती है, ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनर्जी इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डिपेंड्स ऑन वो किस चीज पे निर्भर करती है, दैट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है और वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। क्लियर है, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, थोड़ा सा फॉगी लेकिन मैं बड़ा बड़ा लिख दिया तो अब दिख तो रहा है ना, ठीक, वेरी गुड। चलो, तो एनर्जी इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डिपेंड्स ऑन बोथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, जबकि वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में दैट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा, इफ वैल्यू फॉर एनी ऑर्बिटल if value of any orbital for n plus l is greater, its energy is greater, उसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल 4s और 3d की बात की जाए तो इसमें n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, n प्लस एल की वैल्यू 4s में क्या होगी, कौन बताएगा। 4s में n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, शाबाश, हो जाएगी 4 प्लस 0। 3d में क्या होगी बेटा, 3d में क्या होगी बच्चों, परागी बेटा अच्छे से करो, अतर एकदम गलत, हाँ अब सही, अब सही है। 3 प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, n प्लस एल है ना, n की वैल्यू तो जो सामने लिखी होती है वो हो जाती है और l की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो बराबर कितना हुआ 5। बताया था ना, l बराबर 0 फॉर s सबशेल, बराबर 1 फॉर p, 2 फॉर d, f के लिए 3, ये सब बातें बताई थी। सो n प्लस एल बराबर 4 प्लस 0 और n प्लस एल बराबर 5। ठीक है बेटा, आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, ठीक है ना। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, therefore 3d has more energy than 4s। किस केस में, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब एक ऐसी चीज जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। पर यदि ये वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए होता तो 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा होती, क्योंकि वो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया बेटा, क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, आना बोलना पड़ेगा यार, जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, क्लियर है। अच्छा, क्या आपके दिमाग में नेचुरली एक सवाल आ गया है, क्या आपके दिमाग में नेचुरली एक सवाल आ गया है कि यदि n प्लस एल की वैल्यू मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बराबर हुई तो क्या होगा, क्या ये सवाल आपके दिमाग में आया,
मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में यदि n प्लस एल की वैल्यू बराबर हुई तो क्या होगा? तो जब उनकी वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए बराबर हो जाए तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखनी है। जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो पहले क्या देखना है हमें? n प्लस एल देखना है। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। यदि मान लो n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पर एनर्जी देखना है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ कब करना है? जबकि n प्लस एल की वैल्यू सेम। इफ वैल्यू ऑफ n plus L is same, in that case orbital having larger value of n has more energy, एग्जाम्पल यदि बात करें तो 4p और 3d, इसकी n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? n प्लस एल इसका आएगा 4 प्लस 1 बराबर 5 और इसका कितना आएगा? 3 प्लस 2 बराबर 5 बराबर आ गया बेटा। तो अब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 4p की 3d से ज्यादा होगी क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू बराबर। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको बात क्लियर है? वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में ओनली वन कंडीशन, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में सिर्फ एक कंडीशन, और वो सिर्फ एक कंडीशन क्या? वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में मात्र एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में दो कंडीशन। पहली कंडीशन n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, पर यदि बराबर हो तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है बेटा, हो गया, आ गया। अब इस पे दो सवाल करवा दूं, आप इसको उतार लो। मैंने काफी बड़ा बड़ा लिख दिया है, मुझे पता है ब्लर दिख रहा है, मुझे खुद ही ब्लर दिख रहा है हल्का हल्का, बट वो मैनेजेबल है। अब हम कुछ कर तो नहीं सकते बेटा नेटवर्क को लेकर के, कब नेटवर्क कैसा हो जाए तो भगवान ही जानता है। हल्का सा ब्लर है, बहुत ज्यादा ब्लर नहीं है, हल्का सा ब्लर है, आई एडमिट दैट। बट बेटा नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है ना बच्चा, स्पीड हुआ बिल्कुल बहुत फास्ट वाला लिया हुआ है, पर मैंने देखा है स्पीड वाले 1 महीने तक तो बहुत अच्छी स्पीड देते हैं, उसके बाद पता नहीं कितनी देते हैं, भगवान ही मालिक। चलो भाई, ओकेस ओकेस ओकेस, चलो भाई। अरे कैमरा क्लियर कर दिया बेटा, आप क्या साबुन से धोऊं कैमरा? मिटाऊं इसको? शैल आई मिटाओ दिस? 4-5 बार क्लियर कर दिया बेटा, और वो कैमरे से कुछ होता नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, वो नेटवर्क से ही होता है इंजन में। चलो भाई, और ज्ञान की बातें करते हैं, और ज्ञान थोड़ा सा प्राप्त करते हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अरे वाह, क्या कपड़ा दिया है, पोंछने के काम नहीं आ रहा है, गीला करने के काम आ रहा है, ये तो बेकार है, व्यर्थ है ये। और बाकी मैं सब गीले कर चुका था, मेरे को लगा अब क्लास नहीं है, तो मैंने सारे कपड़े गीले करके रख दिए थे, मतलब धो के रख दिए थे। चलो भाई, जब तक ये सूख रहा है मैं आपके कैमरे पे एक बार और नजर डाल लेता हूँ। क्या वो गंदा होती कैमरा? नहीं, सब बेकार।
ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम थोड़ी सी और ज्ञान की बातें करें, यदि इसको मिटा देता हूं तो क्या होता है, इस तरफ वाला ज्यादा चमकता है फिर, और यदि इसको जला देता हूं तो अब दोनों तरफ। चलो पढ़ते, इसको डिस्कस नहीं कर रहे है ना, हम कोई बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा, डिस्कशन बहुत होगी। लेट अस डिस्कस इट फर्दर मोर, आगे बात करते हैं। बात चल रही थी किसकी, बात चल रही थी टर्म टू कम चाहिए दुम n प्लस l की। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला था, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एनर्जी और ऑर्बिटल्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन बना दो, अच्छा क्वेश्चन बना दो, z z minus 1 plus 2z minus 1, और ऑप्शंस दे देते हैं 3D 4s 5t और 4d। अच्छा क्वेश्चन, चलो मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन बना दो, बना दिया अच्छा क्वेश्चन। ये A है, कोई एटम है, वेयर A is a atom and Z is atomic number, where A is a atom and Z is atomic number। हाँ भाई, बोलो आंसर क्या होगा, किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी एनर्जी कम होती, ऐसे कर करके तुम लोग बताती। बताओ भाई, बताओ बताओ। 1 2 3 4 बता दो यार, इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ग्रेटर देन ऑर्डर बता दो। यदि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ऑर्डर क्या होगा, 2 1 3 4, 1 2 3 4, 2 4 3 1, ऐसा करते हैं ना। लेट्स चेक। सबसे पहले एक बात समझ में आनी चाहिए, ये क्या है, ए जेड की पावर z प्लस 1। सो above is a case of, above is a case of one electron species। बोलो मेरे भाई, above is a case of one electron species, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है, पहले तो बताओ। ऊपर वाला केस 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का केस है, क्या ये बात समझ में आई। मैं तने मैथमेटिक्स करके बताता हूँ भाई, सुनो। इधर मैं लिख देता हूँ a, इधर लिख देता हूँ 11, इधर लिखता हूँ प्लस 11 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्या ये a प्लस 10 हो गया बेटा। तो क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ना बोलना पड़ेगा। यदि इसमें 11 प्रोटॉन थे तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, 10 तो भाग गई। बोलो बेटा, ये क्या लिखा है, ए जेड, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्पीशीज। प्लस कितना लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है जेड माइनस 1। अब मान लो ए 11 था तो जेड माइनस 1 10 होगा, मतलब 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बचे। यार मानना पड़ेगा यार, क्वेश्चन अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, क्वेश्चन अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, दिमाग घूमा थोड़ा सा, घूमा कि नहीं घूमा, हाँ ऐसे ही। तो ये हो गया a की पावर प्लस 10, इसका मतलब दिस इज अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एंड इफ इट इज अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसका सही आंसर होती 5p ग्रेटर देन 4d equal to 4s greater than 3d, depends only on प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बढ़िया सवाल, मजा आया, आनंद आया, खुशी हुई, आओ और खुशियां मिली। अगला सवाल, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम, करेक्ट। सोडियम हटाओ, सोडियम की जगह सीजियम कर देता हूँ,
बढ़िया रहेगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पे लिख देता हूँ 3D 4s 4p और बोले तो 5s। ठीक है, चलो लेट्स चेक इट आउट। इट इज अ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सीजियम लिखा है बेटा, सीजियम 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 53 होता है। इट इज अ मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्लियर है बेटा। देखो, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ गिवन ऑर्बिटल ऑफ सीजियम एटम 3d 4s 4p और 5s। ठीक है बेटा, इतना दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं। इतना तो दिखाई दे रहा है, मुझे भी यहां से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ गिवन ऑर्बिटल ऑफ सीजियम एटम 3d 4s 4p और 5s। क्लियर है। मैं उन सब बच्चों के नाम नोट करता हूं जो बच्चे ज्यादा हल्ला करते हैं, और ऐसा इसकी रिकॉर्डिंग में देखूंगा। यदि रिकॉर्डिंग क्लियर नहीं होगी तो मैं वापस पढ़ा दूंगा, मेरे को उसको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने उन सब बच्चों के नाम नोट कर लिए जो बार बार हल्ला करते हैं, और रिकॉर्डिंग में यदि क्लियर आया तो आप समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो मैं मान रहा हूं कि बेस्ट नहीं है, पर इतना खराब नहीं है मेरे हिसाब से जो कि समझा ना जा सके, पढ़ा ना जा सके। तो कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान दो। ठीक है, हाँ चलो। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ गिवन ऑर्बिटल ऑफ सीजियम एटम 3d 4s 4p एंड 5s। चलो भाई, क्या ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है कि नहीं है? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, क्या ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं है? है ना, बिल्कुल ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, क्योंकि सीजियम है। सीजियम तो 53 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। इसकी n+l वैल्यू निकालनी, तो इसकी n+l वैल्यू बोलो बेटा, 3d की क्या होगी, 4s की क्या होगी, 4p की क्या होगी, 5s की क्या होगी? बोल दो, लाइन से बोल दो, लाइन से बोल दो। 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4, 4 + 1 = 5 एंड 5 + 0 = 5। तो ये आई 5, ये आई 4, ये आई 5 और ये भी आई 5, तो 3 की 5 आई, तो 3 तो जीत गए, जो हारा वो 4s हारा, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी है? 4s की है। अब हमें ये पता लगाना है कि इन तीन में एनर्जी किसकी ज्यादा है, 5s 3d और 4p में किसकी एनर्जी ज्यादा है बेटा? 5s की ज्यादा होगी, क्योंकि जब बराबर हो जाए n+l की वैल्यू तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से देखते हैं, तो 5, उसके बाद में आएगा 4, उसके बाद आएगा 3। सो द एनर्जी विल बी 5s greater than 4p greater than 3d greater than 4s। क्या सबको चमक गया क्वेश्चन? जल्दी हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। क्या सबको क्वेश्चन बन गया है? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम सुंदर, सस्ता, टिकाऊ। जल्दी जल्दी बोल दो बेटा। यदि आ गया है तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो थी। ठीक है भाई, बात क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, सब क्लियर? ओके ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटाऊंगा। ये सवाल काफी था, आपको इस टाइप का सवाल एग्जाम में आने का चांस बहुत ही जबरदस्त है। तो जो लोग सो रहे हैं वो लोग इस बात को सुन लो। यदि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुई तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यदि 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाली स्पीसीज हुई तो सबसे पहले n+l की वैल्यू देखो, जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एनर्जी ज्यादा होगा। जब n+l की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे देख लेंगे। बोलो हो, ठीक है बेटा। जैसा ऑर्डर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में होता है वैसा ही ऑर्डर हो जाता है फिर, यदि n+l की वैल्यू बराबर है तो। पर जिसकी n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी तो सबसे कम है। ये बात तय हुई। ये 2-3 सवाल एक ही टॉपिक पे हो गए। आई सपोज दैट इतने से समझ में आ जाना चाहिए था, है ना। तो ये था बेटा एनर्जी का ऑर्डर, जो अभी अभी आपने पढ़ा है। ओके, चलो कोई नहीं, आगे और ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब बेटा हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया हैगा।
अब मैं आपको पढ़ाता हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेट्स चेक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसके लिए शब्द है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहें तो अपना मॉड्यूल खोल लो, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, टर्म गिवन बाय ये है इनका नाम LINDE। इन लोगों के देश में इस प्रकार के नाम होते हैं, ठीक है बेटा। रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, टर्म गिवन बाय LINDE, ठीक है बेटा। नाउ it represents the shape of the orbital. It represents shape of orbital. ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा इसके बारे में ये बताता है। बोलो बेटा, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा इसके बारे में ये बताता है। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। अभी अपन ने सबशेल के शेप देखे थे, और सबशेल का शेप किसने बताया था बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर बता, बोलो हो। वो सबशेल का था, ये ऑर्बिटल का बताता है। ध्यान से सुनो बेटा, शेप ऑफ सबशेल जो था वो बताता था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और शेप ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम number. So it tells about the shape of orbital and orientation of इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये टर्म समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी अभी आ जाएगा समझ में, ठीक है बेटा। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स these different distribution of electron cloud, ठीक है। ऐसे करते हैं, if value of L is given possible value of M is from -L to +L via 0। अब ये शब्द मैं आपको समझाता हूं, ये मैं आपको शब्द समझाता हूं। सपोज L is equals to 0, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M क्या होंगी बेटा? तो वो होगी -0 2 + 0 वाया 0, तो वो वैल्यूज हो जाएंगी -0 0 +0। अब -0 + 0 कुछ होता नहीं, तो एक ही वैल्यू होगी, दैट इज 0। पर यदि L की वैल्यू मान लो 1 है, तो पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी बेटा? पॉसिबल वैल्यू ऑफ M कितनी हो गई? एक वैल्यू है, 0 वैल्यू है, एक वैल्यू है, 0 वैल्यू है, एक वैल्यू है, और वो एक वैल्यू क्या है? 0 वैल्यू। यहां क्या हो जाएगी बेटा? -1 0 +1। अब 3 वैल्यू हो गई, -1 0 +1। यदि L की वैल्यू 1 है तो M की 3 वैल्यू हो सकती है, और हर वैल्यू एक ओरिएंटेशन को, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताती है, एक ऑर्बिटल के लिए दी जाती है। जैसे ये एक ऑर्बिटल के लिए होगी, ये एक ऑर्बिटल के लिए होगी, ये एक ऑर्बिटल के लिए होगी। L बराबर 0 एस सबशेल, तो एक ही ऑर्बिटल, एक ही वैल्यू है, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा। L बराबर 1, तो 3 वैल्यू हो सकती है M की, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? यहीं पे लिख दो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या तुम लोग को दिखा है? ये क्या लिखा है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ एक वैल्यू आई तो बराबर 1, यहाँ 3 वैल्यू आई तो बराबर 3। अब तुम बताओ मुझे, L बराबर 2, L बराबर 3, पॉसिबल वैल्यू ऑफ M क्या होंगी बच्चों? बेटा L की वैल्यू तो 0 है, तो ये लिखा है, क्या लिखा है? -L 2 + L वाया 0, तो -0 0 + 0। अब -0 + 0 कुछ होता नहीं, तो एक ही वैल्यू होगी 0, ठीक है।
अब L बराबर 1 है तो माइनस L मतलब माइनस L टू प्लस L मतलब -1 टू +L +1 वाया 0, सो -1 0 +1, और ये क्या हो जाएगी बेटा, क्या ये -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगी? बोलो बेटा, बोलो बेटा। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे डी में, डी सब शेल में 5, तो डी सब शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 5। अब L बराबर, बताओ बच्चों क्या होगा, क्या -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो क्या ये टोटल वैल्यू 7 हो जाएंगी? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, क्या ये टोटल वैल्यू 7 हो जाएंगी? सबको चमका के नहीं चमका, जल्दी जल्दी बोलो, चमका सबको, आया समझ में? टोप लोगे टोप लो, झटापट फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, ठीक है? 3 5 7 और 1 वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है ना? तो एक सबशेल में, एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं? कोई निकाल सकता है ना इसका फॉर्मूला? बेटा एक सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? ये बात सबको समझ में आ रही है? एक सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं ये आप निकाल सकते हो ना? बोलो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l+1 बताया भी था, एक बच्चे ने भी बताया 2l+1 है ना? तो आप सोचो, यदि आप 2l+1 से लिखते तो वैल्यू 1 आती। सोचो ये वैल्यू थी ना 2l+1, l की वैल्यू टकलू तो 1, l की वैल्यू 1 तो 3, l की वैल्यू 2 तो 5, l की वैल्यू 3 तो 7। अब हर ऑर्बिटल का अपना एक ओरिएंटेशन होता है, हर ऑर्बिटल का अपना एक ओरिएंटेशन होता है, वो स्पेस में कैसा अरेंज है। जैसे कि ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, p सबशेल कैसा दिखता था? p सबशेल कैसा दिखता था? डबल शेप दिखता था, बोलो हाउ, बोलो हाउ। p सबशेल कैसा दिखता था? डबल शेप दिखता था। जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, किस पे? p सबशेल पे, तो वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, 3 एक्सिस के अलोंग, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। एक का नाम पड़ जाता है पी एक्स, एक का नाम पड़ जाता है पी जेड और एक का नाम पड़ जाता है पी वाई। ये 3 जो हैं, इन तीनों को हम बोलते हैं 3 ऑर्बिटल हैं। तो तुमको बात समझ में आ रही है? जब डी सब शेल पे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो 5 भाग में स्प्लिट हो जाएगा, बोलो हाउ, बोलो हाउ। जब डी सब शेल पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा तो वो 5 भाग में स्प्लिट हो जाएगा। जब एस सब शेल पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा तो वो स्प्लिट नहीं होगा, तो वैसे ही का वैसा बना रहेगा, वैसे ही का वैसा बना रहेगा, बोलो हाउ। पी पे जब लगाएंगे तो वो स्प्लिट कितने भाग में होगा? 3 भाग में होगा। कितने भाग? पी में, पी में, पी में, पी में 3 भाग में। एक का नाम पी एक्स, एक का नाम पी वाई और एक का नाम पी जेड। एक का नाम पी एक्स, एक का नाम पी वाई और एक का नाम पी जेड। क्या कुछ चमका? क्या कुछ चमका? बात समझ में आई? बोलो बेटा, क्या सबको बात चमक रही है? मुझे पता है एक सेकंड के लिए चला गया था, पर आज तुमने हल्ला नहीं किया, अच्छा किया। सबको चमक रहा है? आई होप सो सबको बात क्लियर है, ठीक है? टोप लो, टोप 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 टोप, यू मस्ट टोप। टोप लिया बेटा सब लोगों ने? ओके गाइस, लेट्स। अभी तुम्हारी किसकी क्लास थी आज? पांडे सर की क्लास थी? अच्छा, कोई बात नहीं, सर को कोई आवश्यक कार्य आ गया होगा। चलो भाई पढ़ाएं, पढ़ाएं, ठीक है? कोई और आपका प्रश्न बच गया हो तो? वैसे तो सारे प्रश्न हो गए हैं। हाँ सर, बाकी सब में क्यों नहीं, एक बार व्हाट्सएप बता दो प्लीज, वापस बता दो प्लीज, बाकी सब में क्यों नहीं? 100 Mbps वाले सर की
हमारा भी 100 Mbps है यार, वो फाइबर वाला लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों रीमैन इफेक्ट वो तो अलग था बेटा, वो तो पहले ही बता दिया था आपको। सुनो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन क्या पूछ रहा है। अच्छा उनका जियो फाइबर, ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो तो आप मेरी बात, सुनो तो सुनो तो मेरी बात को सुनो। अब मुझे नहीं पता, किसी बच्चे ने बोला एक बार और बता दो, क्या एक बार बता दो, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ, है ना, सुन लेना, शायद हो सकता है यही पूछ रहा। भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो बताता है कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, बोलो आओ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल का शेप कैसा हो, बोलो आओ। कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। कैसे बनते हैं ऑर्बिटल, सब शेल पे लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड, वो स्प्लिट हो जाती है, जितने भाग में वो स्प्लिट हो जाती है उतने ही ऑर्बिटल होते हैं, बोलो आओ, बोलो आओ। ऑर्बिटल का अपना एक ओरिएंटेशन होता है, जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड, तो पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा, पी वाई अलोंग वाई एक्सिस होगा, पी जेड अलोंग जेड एक्सिस होगा। अभी ड्रॉ करके बता रहा हूँ, चिंता मत करो। डी में 5 भाग में विभाजित हो जाता है, डी में 5 भाग में विभाजित हो जाता है। परागी बेटा बता रहे हैं, डी के नाम अभी बताए नहीं है, बताएंगे, टेंशन मत लो, बताएंगे, वो भी बताएंगे, ठीक है। धनाधन धनाधन कैसे भांति, वो बात सबको समझ में आ गया। हाँ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वो 2l+1 के बराबर होंगी। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m कितनी होंगी, 2l+1 के बराबर होगी। चलो अब जिसने बोला था सर एक बार वो बता दो, शायद यही सब बोला होगा, है ना। और यदि l की वैल्यू दी है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, तो m की वैल्यू -l to +l वाया टकलू हो सकती है, ठीक है। चलो भाई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सरल है मामला, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब सिंपल सिंपल लिटिल स्टार है। चलो भाई मैं आपको ऑर्बिटल्स के बारे में थोड़ा ज्ञान देता हूं कि कौन कैसा दिखता है, तो आपको ये ओरिएंटेशन वाली कहानी और समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम बात करें एस ऑर्बिटल की, है ना, एस ऑर्बिटल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। बोलो बोलो, एस सबशेल ऐसी दिखती है, एस सबशेल ऐसी दिखती है, हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा। ई सबशेल कैसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। फिर इसी को अपन क्या करते हैं, 3 भाग में 3 अलग अलग ओरिएंटेशन लेते हैं, तो एस सब शेल में तो एक ही ओरिएंटेशन है, वो ऐसा ही रहेगा। पी सब शेल में 3 ओरिएंटेशन हो जाते हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये पी एक्स हो जाएगा, ये मान लो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये पी वाई हो जाएगा, और ये मान लो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये पी जेड हो जाएगा, ये पी वाई और ये पी एक्स। अब बच्चा पूछ सकता है सर जी वो जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पी वाई लिख देता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने वाई एक्सिस माना, ये मैंने जेड एक्सिस माना, और ये मैंने एक्स एक्सिस माना, वो तो मैं अपने मन से मान सकता हूँ, ये जेड हो गया और ये वाई हो गया, करेक्ट है। तो इसकी वैल्यू जो होती है -1 होती है, इसकी 0 होती है, इसकी +1 होती है, और एल्स ये भी हो सकता है कि ये पी एक्स हो, ये पी जेड हो, और ये पी वाई हो, मतलब फिक्स नहीं होता, समझ रहे बात को। पी एक्स की वैल्यू -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है, पी वाई की वैल्यू +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, पी जेड की वैल्यू जनरली अपन 0 लिखते हैं, ठीक है बेटा। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आना बोलना पड़ेगा यार। पी ऑर्बिटल 3 में गया था, -1 0 +1, तो ये पी एक्स के लिए भी हो सकता है, पी वाई के लिए भी हो सकता है, ये पी वाई के लिए भी हो सकता है, पी एक्स के लिए भी हो सकता है, ये पी जेड के लिए। जागो भाई जागो, कुछ बोलो कुछ बोलो,
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी नाइस, वेरी। अब जो डी ऑर्बिटल होता है बेटा, डी ऑर्बिटल 5 टाइप के होते हैं, है ना। अच्छा, इसको और थोड़ा समझा देता हूँ, इसको और थोड़ा समझा देता हूँ, फिर दूसरा पार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक टर्म होता है, चलो थोड़ी देर में सिखाएंगे, नोडल प्लेन, नोडल, वो सब चीजें थोड़ी देर में सिखाएंगे, अभी रहने दो। ये हो गया पी, है ना। अब डी पे आ जाते हैं। डी में 3 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है -2, -1, 0, +1, +2। ये डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स जेड, और ये डी एक्स स्क्वायर -y²। क्या सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है लिखा हुआ, या बोर्ड मिटा दूं उसके बाद इसको वड्डा वड्डा लिखो? वड्डा वड्डा लिखते हैं, वड्डा वड्डा लिखते हैं ना। चलो भाई, इसको यहां से मिटा देते हैं, वड्डा वड्डा लिखेंगे। ये वाला नोट कर लिया सब लोगों ने? ये वाला नोट कर लिया सबने? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डी वाले के लिए लिखते हैं, ये तो सबने नोट कर लिया ना। अब डी वाले के लिए, तो डी वाले के लिए कैसे लिखना है और क्या लिखना है? उस पर ध्यान देते हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखें। डी जो है उसको 5 भाग में बांटा गया। -2, -1, टकलू, +1, +2। इनकी कोई डेफिनेट वैल्यूज नहीं होती है, पर जो बुक्स लिखती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, इसको जनरली डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। ये डी एक्स जेड होता है, और ये डी एक्स स्क्वायर -y² होता है। या इसका ठीक उल्टा कर, मतलब जो डी एक्स स्क्वायर -y² उसको डी एक्स वाई लिख दो, और उसको डी एक्स स्क्वायर मतलब जस्ट रिवर्स लिख दो यार, उधर से लिखना चालू करो। तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर -y², डी एक्स जेड, दिस इज डी जेड स्क्वायर, दिस इज डी वाई जेड, एंड दिस इज डी एक्स वाई। अब ये नाम ऐसे ही दिए गए हैं, इसके पीछे का रीजन में हमें नहीं जानना। आप चाहें तो इसको ऐसा ही याद कर लें। ये रही 5 वैल्यूज। अब ये ऑर्बिटल दिखते कैसे हैं वो भी बना दें। जो डी एक्स वाई होता है बेटा, वो ऐसा दिखता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, या ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं, करेक्ट है। जो डी एक्स वाई है वो एक्स एक्सिस के 45 डिग्री पे कुछ यूं, और वाई एक्सिस के 45 डिग्री पे कुछ यूं। दिस इज डी एक्स वाई। तो ये एक्सेस पे नहीं होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल कहाँ पे है? एक्सेस के 45 डिग्री पर है। यदि मैं इसको कुछ यूं करके बना दूं तो दिस एंगल विल कम आउट टू बी 45 डिग्रीज। दिस इज डी एक्स वाई। अब यदि देखा जाए तो यदि इसको मैं बोल दूं y एक्सिस और इसको बोल दूं z एक्सिस, तो दिस विल बी डी वाई जेड। आप समझ गए होंगे कि डी एक्स जेड कैसा बनने वाला है। ये x होगा, ये z होगा, और ये 45 डिग्री पे कुछ ऐसा हो जाएगा। तीनों ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x, y या z एक्सिस पे नहीं है, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं, इन तीनों के लिए शब्द होता है नॉन एक्सियल, एक्सिस पे नहीं है ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या सबको शेप समझ में आ गया? ये शेप ऐसे ही डिटरमाइंड है, इसलिए आपको यूं ही सीखने हैं। ऐसे कह दें कि हमें याद करना है कि इनके शेप ऐसे होते हैं। ठीक है बेटा, हमें याद करना है कि इनके शेप ऐसे होते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के 45 डिग्री पे, वाई और जेड एक्सिस पे 45 डिग्री पे, और एक्स और जेड एक्सिस पे 45 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। ये है 3 ऑर्बिटल जिन्हें हमने बोला नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अभी वो आ रहा है, सहज बेटा रुको। थर्ड वाला कौन सा है बेटा? ये एक्स लिखा है, ये जेड लिखा है, अब खुद बता थर्ड वाला कौन सा होगा?
ये x लिखा है, ये z लिखा है, तो क्या ये dx z हो जाएगा बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। सही है, हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। आ गया? आ गया। अब कई बच्चों को लग रहा होगा, हाँ दो तो पढ़ाई नहीं अभी, वो तो बच्ची गए, तो बताएंगे ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? वो भी बताएंगे, जस्ट वेट, जस्ट वेट, वो भी बताएंगे। ओके बच्चों, ऐसा दिखता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ऐसा दिखता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जेड एक्सिस। ऐसी एक रिंग बना देना, ठीक है बेटा, ऐसी एक रिंग बना देना, और ये एक्सिस कौन सी हो जाएगी? दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस, करेक्ट है बेटा? दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस। सो 2/3 electron density is on z axis and rest 1/3 is along xy plane in form of ring। ये xy प्लेन में होती है, इधर रहेगी 2/3 और इधर रहेगी 1/3। ये जो 2/3 है ये z एक्सिस पे है, और 1/3 जो है xy प्लेन में है, ठीक है बेटा? जैसे z एक्सिस ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, यू xy प्लेन नहीं होगा, बोलो चमकता है? z एक्सिस ऐसे ऊपर की ओर जा रही है, तो xy प्लेन जैसी मेरी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं ऐसे होगा, बोलो हाउ, बोलो हाउ। तो यू एक प्लेन होगा, उस प्लेन में रहती है 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये प्लेन में z एक्सिस पे रहती है 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये भी एक्सिस पे आ रहा है, ये भी एक्सिस पे आ रहा है, both orbitals are called as both orbitals are called as both orbitals are called as axial orbitals, axial orbitals। क्या सबको चमक गया? बोलो बेटा, सबको शेप वेप याद हो गए? पूरे पूरे शेप याद हो गए? बोलो पूरे शेप याद हो गए? px का, py का, pz का? नहीं हो याद? मनस्वी क्यों नहीं हो बेटा याद? axial means along x, y and z axis, axial means along x, y, z axis। both orbital are called as axial orbitals। जैसे dx square minus y square, x और y एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी मेनली z एक्सिस पे है, 2/3 z एक्सिस पे है, और 1/3 ये 2 डायमेंशनल रिंग है बेटा। रिंग नहीं समझते यार, वो रिंग से खेलते हैं ना अपन, अरे वो रिंग से खेलते हैं ना, ऐसे करके हाथ में गुपक लेते हैं। रिंग नहीं देखी कभी जिंदगी में? डिस्क नहीं यार, रिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क एंड रिंग, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। रिंग नहीं देखी तुम लोगों ने कभी?
कहना सर हमारी सगाई तो हुई नहीं, हमें क्या पता रिंग क्या होती है। देखिए रिंग, देखिए रिंग देखिए। ठीक है। और एक बच्चे ने बीच में बोला डोनट। ये कुछ बच्चे की जो निप्पल होती है उसके टाइप का है। बच्चा जो निप्पल होती है ना, जिससे बच्चा दूध पीता है, देखा होगा तुम लोगों ने, वो ऐसी रिंग रहती है और ऊपर यूं करके वो फूला रहता है। कहना सर बच्चे भी नहीं है हमारे तो, ना सगाई हुई है, ना बच्चों का कोई स्कोप है सर, हमें क्या पता कैसी दिखती है। कुछ तो इमेजिनेशन कर लो। देखी है ना, वेरी गुड बेटा, कई बच्चों ने देखी है। तो रिंग के ऊपर कुछ यूं करके वो एकदम एग्जैक्टली जो बच्चे की वो होती है ना, निप्पल होती है, उसका एक तरफ आप दिख रहा है, तो उसका एक तरफ ये ऊपर वाला और वो दूसरी निप्पल लगा दो नीचे की तरफ, तो दो निप्पल को एक साथ यूं कंबाइन कर दो तो कुछ कुछ डी सबशेल जैसा आपको दिखाई देगा, डी जेड स्क्वायर जैसा देगा दिखाई। यार अब हाना बोलना पड़ेगा यार। बच्चे की निप्पल कहीं से मांग लाओ आस पड़ोस से, जहां पे भी आपको दिखे कि बच्चा है छोटा सा, और दो निप्पल लेकर के उनकी रिंग वाले साइड से चिपका दो, जैसा वो दिखेगा वैसा दिखता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, आ गया, सबको आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो आपने पांचों डी ऑर्बिटल के शेप सीख लिए। गुड न्यूज ये है कि एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेपर पे बनाया नहीं जा सकता, तो हम भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा, आ गई बात समझ में सब लोग को, इसलिए हम ऐसे कोई कोशिश नहीं करेगा। ठीक, तो ये थे डी ऑर्बिटल। अभी इनके बारे में खत्म नहीं हुआ है, अभी इनके नोड वगैरह जब बताऊंगा, इसके जस्ट बाद वो टॉपिक है, तब फिर मैं आपको इन्हीं को दोबारा रिविजिट कराऊंगा और मैं आपको स्लोली स्लोली आगे बढ़ा रहा हूं, जिससे कि किसी को किसी प्रकार का कोई धक्का ना लगे, आराम आराम से सब्जेक्ट दिमाग पे बैठता जाए। वैसे भी आज आपने लगभग एक आधे घंटे की क्लास, फिर 1 घंटा 20 मिनट, फिर 1 घंटा 20 मिनट, मतलब आज लगभग 3 घंटे आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया। ओ, ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। दिस इज लिटिल कंफ्यूजिंग, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर इंतजार करो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इनफैक्ट 5 के शेप, उसमें क्या कंफ्यूजन, 5 के शेप है, कैसे दिखते हैं वो आपको पता लगाना। डी एक्स वाई कैसा दिखता है, अरे कंफ्यूजन, इतनी बड़ी बात कह देते हो, लिटिल कंफ्यूजिंग। डी एक्स वाई कैसा दिखता है, एक्स और वाई एक्सिस के 45 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता दो, डी एक्स वाई है। अब इसमें काय का कंफ्यूजन है यार, डी एक्स वाई कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। डी वाई जेड कैसा दिखता है, ये लो, 3 ऐसे ही बना लो बस, 3 ऐसे ही बना लो बस, बना लिए। अब इसको यदि तूने लिख दिया डी एक्स वाई, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसको लिखा डी एक्स जेड, तो ये एक्स ये जेड। इसको लिखा डी वाई जेड, तो ये वाई और ये जेड। अब क्या है कंफ्यूजन, कोई भी एक्स कोई भी जो है एक्स वाई जेड एक्सेस पे नहीं है, तो तीनों को क्या बोल देंगे हम, बोलो, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, क्योंकि कोई एक्सिस पे है ही नहीं। अब बचे दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ले भाई, एक्स और वाई एक्सिस पे है डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये क्या हुआ, ये जेड एक्सिस पे हो गया यूं, और ये हो गई एक रिंग। बता दिया था डोनट होता है डी जेड स्क्वायर, सब एक्सिस पे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल। कितना सरल तो है यार, कैसे बोल देते हो कि ये कंफ्यूजिंग है, बोलो। अब कोई पूछ रहा है डी क्या है, नेम ऑफ दी सबशेल है। लास्ट क्लास में नहीं थे, एस पी डी एफ, ये सब नेम ऑफ दी सबशेल है। ठीक है, नेम ऑफ दी सबशेल है, करेक्ट है। आगे बढ़े, डी क्या है समझ में आ गया ना, डी सबशेल का नेम। एक दो चैंपियन ऐसे हैं जिनको इसलिए समझ में नहीं आ रहा, उनको क्या लग रहा है एस सबशेल एस जैसा दिखता होगा, पी सबशेल पी जैसा दिखता होगा, डी सबशेल डी जैसा दिखता होगा, कुछ भी। चलो आगे बढ़े। अब सुनो,
एफ ऑर्बिटल्स बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ, एक ने डाउट में ही बोला सर डी सबशेल डी जैसा तो दिख ही नहीं रहा। एफ ऑर्बिटल्स वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं आप पे एक बड़ा एहसान कर रहा हूँ कि आपको उसके नाम बता रहा हूँ। याद करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो मत करना, आज तक नहीं आए। डी जेड क्यूब, डी एक्स क्यूब, डी वाई क्यूब, ये तीन हो गए, ठीक है बेटा। फिर इधर लिखना एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यदि मैंने सही लिखा हो तो वाह, मैंने एकदम सही लिखा है। फिर लिखना एफ एक्स, तो अंदर क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा एफ वाई, और लिखूंगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितने हो गए, 6 हो गए। अब लास्ट बचा, उसका नाम है एफ एक्स वाई जेड, ये हो गए 7। बोलो हाउ, ये हो गए 7, बोलो हाउ। क्लियर है भाई? देखो क्या करना है, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब। मैं तो बता रहा हूँ जेड को लास्ट में लिख देता हूँ, वरना कई लोग ये पूछेंगे सर एबीसीडी में जेड तो बाद में आता, आपने पहले लिख दिया सर, क्या गजब कर दिया सर आपने। एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, बोलो हाउ। उसके बाद में एफ जेड बाहर लिखो, एफ एक्स बाहर लिखो, एफ वाई बाहर लिखो। जब जेड बाहर लिखा है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दो, जब एक्स बाहर लिखा है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कर दो, जब वाई बाहर लिखा है तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, आखिरी वाला एफ एक्स वाई जेड। यदि आपको याद हो गया तो मैं आपसे कहूंगा मुबारक हो, 99% बच्चों को एफ ऑर्बिटल के नाम नहीं पता। परागी बेटा पहले ही तो बोला कॉम्प्लिकेटेड है, शेबा कॉम्प्लिकेटेड है, जो चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है बोर्ड पे ड्रॉ नहीं होती है। आ गया परागी समझ में? शाबाश, चलो भाई थोप लो झटापट फटाफट। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कॉम्प्लिकेटेड है, आज आपको अपना स्टेटस डाल देना, स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालना है, क्या डालना है, शेप ऑफ, शेप ऑफ, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल, एफ सबशेल डाल देना, shape of F subshell. It is complicated. It's complicated. Okay, okay, okay. चलो भाई, और ज्ञान की गंगा बहाते हैं, पढ़ते हैं झमाझम, खूब सारा, बहुत सारा। अरे यार ये चौक आने लग गई इसमें, ठीक है ना। चलो ये हो गया बेटा यहाँ तक। अब सुनो मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? लास्ट वाला क्या था, एफ एक्स वाई जेड था बच्चों, लास्ट वाला था एफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। आज का पूरा याद हो गया जो पढ़ाया है, आज का पूरा जितना पढ़ाया है सब याद हो गया ना? हाँ बिल्कुल। अब चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद हो गया है, कुछ को पूरा याद हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइव क्लास अटेंड किया करो, यहीं के यहीं याद हो जाएगा, ठीक। अब इस बात को आप समझो, इसकी साइकोलॉजी ये है कि जब आप कुछ उत्तर देते हो और मैं कुछ बोलता हूँ तो हमारे बीच संवाद चलता रहता है, तो क्या होता है आपका कंसंट्रेशन अच्छा बना रहता है, वरना इसकी रिकॉर्डिंग देखो तो कंसंट्रेशन कभी अच्छा नहीं रहता। और यदि बहुत ज्यादा फास्ट करके रिकॉर्डिंग देखोगे फर्स्ट टाइम तो रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आएगी। इसलिए लाइव क्लास हमको अटेंड करना ही है, आलस नहीं करना। जो आलस करते हैं उनका सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है भाई, लिखवा लो आप कहीं भी। आलस नहीं करना, पूरी मेहनत करना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमें तो सबको सेलेक्ट होना है, इसलिए हम आलस नहीं करेंगे। तो बात क्या चल रही थी, बात चल रही थी कुछ कुछ। हाँ मैं आपको एक नए शब्द से इंट्रोड्यूस करा रहा था, वो शब्द है नोड। अच्छा इसके पहले एक बात बता दूं, ये ऑर्बिटल क्या होता है। इट इज ए 3-dimensional space around nucleus where probability of finding electron is around nucleus where probability of finding electron is maximum, is maximum, correct.
इट इज मैक्सिमम अबाउट 90 to 95%। समझना मेरी बात को ध्यान से बेटा। देखो यदि हम बोर के मॉडल को देखें ना, तो बोर ये कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा, पर यही जब हम वेव लाइक नेचर पे आ जाते हैं तो वेव की पोजीशन जो है, देखो क्या होता है, एक चीज सुन रहे हो ना सब लोग, ध्यान से सुन रहे हो ना, वेव में कोई चीज जो है ना वो एक जगह निश्चित नहीं होती है, वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो है ना वो इधर उधर पार्टिकल जाता रहता है, तभी तो वेव क्रिएट होती है। अरे यार पानी की वेव यूं क्रिएट होती है ना झमाझम, तो कैसे क्रिएट होती है, पानी ही ना ऊपर से नीचे जा रहा है, तो पार्टिकल की पोजीशन एक जगह नहीं है ना बेटा, बार बार बदल रही है। जो पार्टिकल अभी इधर है थोड़ी देर में ऊपर चढ़ गया, थोड़ी देर में ऊपर चढ़ गया, फिर नीचे आ रहा है। बोलो आओ, बोलो आओ, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो बोहर ने क्या बोला, बोहर ने ये बोला कि ये एक निश्चित दूरी पे रहता है पार्टिकल, ठीक है बेटा। पर बाद में जब वेव लाइक नेचर आया, जो कि डेविडसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो गया था, डी ब्रॉगली ने वेव लाइक पार्टिकल, वेव लाइक नेचर लेके आया और उसको प्रूव किया डेविसन और जर्मर ने, डेविसन एंड जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। इनफैक्ट जीपी थॉमसन जो जे थॉमसन के बेटे थे, उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था, बट आई सपोज दैट द इनिशियल एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय देम, तो क्रेडिट जो भी हो वो डेविडसन एंड जर्मर को मिला, उनको नोबेल प्राइज इसके लिए दिया गया, जबकि उन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा दिया था, जो कि वेव लाइक कैरेक्टर था। फिजिक्स में आएगा वो एक्सपेरिमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वेव लाइक नेचर इंट्रोड्यूस हुआ, ये बात तय हो गई कि बोहर का जो मॉडल है, जो ये कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका पोजीशन सब फिक्स है, वो बात सही नहीं हो सकती। वेव के में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती भाई। तो उन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल दिया, अब उन्होंने ऑर्बिटल दिया, और ऑर्बिटल क्या था बेटा, ये न्यूक्लियस है और ये मान लो ऑर्बिटल है, तो दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस, ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, और ये जो ऑर्बिट है जिसको बोहर ने बताया था, वो 2 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल एरिया है। क्या आप इसमें डिफरेंस समझते हो 2D और 3D में? अरे 2D में वो रिंग टाइप की होगी ना, सिर्फ एक्स और वाई प्लेन पे, एक कॉपी पे आपने गोला खींच दिया, 2D में हो गया एक्स और वाई एक्सिस पे, तो उसने कहा ये इधर मिलेगा भाई इस वाले 2D में। लेकिन स्फीयर तो 3D होता है भाई, स्फीयर तो 3D होता है, बोलो बोलो, बोलो बोलो, सर्कुलर स्फीयर में अंतर होता है ना। तो ऑर्बिटल इज अ स्फीयर, इट इज ए ऑर्बिटल, और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ इधर नहीं, इधर 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 इधर, कहीं भी मिल सकती, कहीं भी मिल सकती है। बोलो भाई। तो इस 3 डायमेंशनल स्पेस में जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल स्पेस में जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, आना बोलना पड़ेगा यार, ऑर्बिटल। ठीक। अब कई बच्चा बीच में बोला क्या बोर की थ्योरी गलत है सर? बोर की थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में तो ठीक है बेटा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जो है बोर की थ्योरी और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो एक जैसे देते हैं, लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बोर की थ्योरी काम नहीं। बोलो हो, बोलो हो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सक्सेसफुली एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए दी गई। चलो भाई, स्फीयर। तो क्या तुम लोग को समझ में आया ऑर्बिटल और ऑर्बिट में अंतर क्या है? क्या समझ में आया व्हाट इज द अंतर बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? ऑर्बिट इज अ 2 डायमेंशनल स्पेस, ऑर्बिटल इज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके ओके। अब सुन भाई, क्या हो गया, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में ये तो मैं भी सोच रहा हूँ 90 to 95% लिखा है यार, 90 to 95% लिखा है। ठीक है बेटा, खुश 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 खुश। अरे सहस, बोरवा कहाँ किया न्यूक्लियस का डिस्कवरी? रदरफोर्ड किया है। इधर ध्यान दे ले यार, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, वो याद कर लो, तुम डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है ना।
तुम लोग कहाँ यहाँ वहां की स्टोरी पे ध्यान देते रहते हो, वो रट्टा मारा करो जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना यार। इतना तो भरोसा तो होगा ना तुम लोग को, जो मैं पढ़ाता हूँ उससे ही एग्जाम में आएगा, है ना। बस खत्म बात, ठीक है ना। अब एक बच्चे ने पूछा सर कैसे पता लगा 90 to 95% प्रोबेबिलिटी थी। संभवी ने पूछा, किसने पूछा, भूल जा उस क्वेश्चन, भूल जा बेटा, प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स है, भूल जा। जो बात समझाने की होगी तो टेंशन मत ले, मैं समझाऊंगा। कोर अंदर तक पढ़ा हुआ है, जितना आपके लेवल का आपको समझाना है उससे कहीं ज्यादा पढ़ा हुआ है, और उतना ही समझाऊंगा जितना आपको समझ में आ जाए। अब मैथ्स थोड़ी ना समझाऊंगा बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है उसका, उसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब हाउ डिड समवन नो, हाउ डिड समबडी नो, और शी नो, ही नो, सब भूल जाओ। जो बोर्ड पे लिखा है वो याद है कि नहीं, जो बोर्ड पे लिखा है याद है कि नहीं, डनाडन डनाडन, ठीक है भाई। तो इतनी बात सबको समझ में आई है अब तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब सुनो, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं नोड। अब तक आज आपने पढ़े 3 क्वांटम नंबर, आप कभी भी मॉड्यूल उठा के देख लो, आईआईटी के पेपर सॉल्व कर लेना जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूं पिछले कई साल के, यदि बन जाए तो अपने आप को मुबारकबाद दे देना, मतलब इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग यहाँ वहां जाकर के पढ़ते नहीं होगे, थोड़ा बहुत पढ़ते होगे ना, पढ़ते होगे कि नहीं पढ़ते होगे। अरे थोड़ा बहुत तो यहाँ वहां चले जाते होगे यार। उस दिन डाला था तुम लोगों ने एक्सप्लेनेशन उसका, काय का रदरफोर्ड वाला एक्सप्लेनेशन डाला था कि नहीं डाला था, बोलो डाला था कि नहीं डाला। जिस बच्चे ने डाला था इसका मतलब उसने वहां से पढ़ा होगा, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे आप यहाँ पढ़ लेते हो ना, आप कोई भी लेक्चर उठा के पढ़ लो, फिर आप देखो क्या लेक्चर में कोई भी चीज कम आपको पढ़ाई गई है, ज्यादा पढ़ाई गई होगी। अब धीरे धीरे तो आप सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करोगे, धीरे धीरे आपको भरोसा हो जाएगा ना, 101%, 200%। जो ये पढ़ा रहे हैं वो बहुत सारा पढ़ा रहे हैं भाई, और यहाँ वहां मुंह मारने की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते आगे बढ़ते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। सुनना आप मेरी बात को ध्यान से, मैंने पढ़ा दिया आज आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने पढ़ा दिया अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैंने आपको पढ़ा दिया आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोलो, छोटा सा रिवाइज कर दूं क्या तीनों को, 10 मिनट बचे हुए हैं, रिवाइज कर देता हूँ यार, क्योंकि आज 2 लेक्चर हो गए तुम्हारे, है ना। चलो रिवीजन रिवीजन खेलते हैं आज के लेक्चर्स का। सबसे पहले पढ़ा आज हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, काय से रिप्रेजेंट करते थे, एन से रिप्रेजेंट करते थे, काय से रिप्रेजेंट करते थे, एन से रिप्रेजेंट करते थे। सबसे पहले पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन गिवन बाय बोरवा। क्या क्या बताता है ये, एनर्जी बताता है, शेल बताता है, नेम ऑफ शेल बताता है, नेम ऑफ शेल बताता है, वेलोसिटी बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बताता है, पूरा लिख दो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बताता है, और क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं बताता है, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो बाद में जाके पता लगते हैं ना, ये बताता नहीं, बताता तो ऊपर वाली बात है ना। बस बाय डिफॉल्ट अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर n स्क्वायर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 2n स्क्वायर। लेकिन कहां पे, इन ए शेल, एक शेल में कितने आए। हो गया रिवीजन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आना बोलना पड़ेगा भाई, जैसे मुझे याद है वैसे आप सबको याद है कि नहीं है। साइज लिखा नहीं मैंने क्या, एनर्जी लिखी, शेप, हाँ साइज, चलो भाई साइज बोले तो रेडियस, क्लियर है बेटा, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, सब हो गया।
एजीमुथल क्वांटम नंबर, नाम क्या क्या थे इसके? सा नाम थे, सब्सिडरी, सेकेंडरी, एजीमुथल, और क्या था एक और नाम? एंगुलर। चार नाम। आगे एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दिया किसने था? सोमरफेल्ड। एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दिया किसने था? सोमरफेल्ड ने। ठीक। अच्छा, क्या क्या बताता है भाई? क्या ये शेप ऑफ सब शेल बताता है? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या ये शेप ऑफ सब शेल बताता है? हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। क्या ये नेम ऑफ सब शेल बताता है? क्या ये नेम ऑफ सब शेल बताता है? बिल्कुल बताता है। यदि शेप ऑफ सब शेल की बात, नेम ऑफ सब शेल की बात करूं, एल की वैल्यू 0 तो एस सब शेल, एल की वैल्यू 1 तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3, ये डी, ये एफ सब शेल। क्या सबको बात समझ में आई? आना बोलना पड़ेगा यार। क्लियर है? यदि नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, इन ए शेल, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने? 2l+1 था क्या? चेक। नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल, क्या ये 2l+1 था? चेक कर लेते। 0 1, सेकंड में 2 और 1 नहीं, कचरा हो गई, कचरा हो गई। ये फॉर्मूला नहीं होती, दूसरा फॉर्मूला होती। हाँ, नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू, वो ऐसे निकाल लेते थे, इफ n is equals to 1, l is equals to 0, if n is equals to 2, l is equals to 0 1, मतलब 2। यहाँ पे टोटल कितना है? 1। यहाँ पे टोटल कितना है? 2। if n is equals to 3, l is equals to 0 1 2, मतलब टोटल वैल्यू 3, मतलब 3 सबशेल। if n is equals to 4, l क्या हो सकता है? 0 1 2 3, मतलब कितनी सबशेल? 4 सबशेल। इसमें सिर्फ s सबशेल आएगी, किसमें? फर्स्ट ऑर्बिट में। सेकंड ऑर्बिट या शेल में 2 सबशेल, s और p। थर्ड ऑर्बिट में 3 सबशेल, spd। फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबशेल, spda। मैं अकेला ही लगाऊं कि तुम लोग को भी आ रहा है? तुम लोग को भी याद है ना? सबको याद है ना? ये सबको याद है ना? जैसे मेरे को याद है वैसे ही तुम लोग को याद है ना? वेरी नाइस। चलो, अब ये था आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, इसमें मैंने आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बेटा? क्या वो √L इंटू L+1 इंटू h/2 था बच्चों? सबको याद है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये था। याद करो, याद करो, याद करो। क्या सबको याद आ गया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? बोलो, हाँ ना बोलना पड़ेगा। याद है? चलो, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब चलो, इसके बाद मैंने आपको एनर्जी बताई थी। यहाँ पर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में किस पे डिपेंड करती थी? ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद आया? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में किस पर डिपेंड करती थी? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में किस पर डिपेंड करती थी? n+l पर। यदि n+l की वैल्यू ज्यादा तो n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और यदि n+l की वैल्यू सेम तो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ n पे डिपेंड करती है। बहुत बढ़िया, ये खत्म। अब क्या आया इसके बाद? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक और नाम था कुछ, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। याद आया सब लोग को? MO, मैग्नेटिक या ओरिएंटेशन। ठीक। इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या थी? -L2 +L वाया टकलू। ये क्या बताता है? क्या ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है? एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? हाँ ना बोलना पड़ेगा। पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है। बोलो हाउ। क्या ये ऑर्बिटल का शेप बताता है? क्या ये ऑर्बिटल का शेप बताता है? क्या ये ऑर्बिटल के पॉसिबल ओरिएंटेशन बताता है? बिल्कुल बताता है, बिल्कुल बताता है। ठीक है, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। कैसे बनता है ऑर्बिटल? सबशेल पे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, स्प्लिट हो जाता है और अलग अलग ऑर्बिटल्स को बना देता है। आज जो भी पढ़ा है वो मैंने पूरा आपको बहुत छोटे में रिवीजन करा दिया है।
जहां तक मेरा ख्याल है हर एक बात रिवाइज करा दी है। ठीक है बेटा, जो मेहनत कर रहा है उसको मजा आ जाएगा, उसको लगेगा वाह यार सब कुछ आ गया है, रिवाइज भी करवा दिया है। अब कोई बोल रहा है सर एक बार और रिपीट कर दो, यार कुछ शर्म तो करो भाई यार, एक बार और रिपीट करो। अच्छा लास्ट वाला सेंटेंस फिर ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस मैंने क्या बोला था? लास्ट वाला सेंटेंस मैंने बोला था कि ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, यही बोला था ना, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। हाँ ऑर्बिटल स्प्लिट वाला, अरे वो ये बोला था कि जब सबशेल बनती है, सबशेल पे अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में सबशेल स्प्लिट हो जाती है। तो जो पी सबशेल थी वो 3 भाग में स्प्लिट हो गई, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई उसको बोल दिया गया पी एक्स ऑर्बिटल, जो वाई एक्सिस के अलोंग हुई उसको बोल दिया पी वाई ऑर्बिटल, और जो z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई उसको बोल दिया z pz ऑर्बिटल। आया बेटा? जिसने बोला था लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दो, मेरे तो ऑलमोस्ट चक्कर आने वाले थे क्योंकि मुझे लगा, बोला सर एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दो। ठीक है, समर्थ ने बोला ओके समर्थ, ठीक है बेटा आज का याद हो गया, तो आज के लिए विराम लेते हैं। 8:18 हो गए, 2 मिनट और पढ़ाने का मन नहीं है। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खूब सारी पढ़ाई करते रहे। मैं सामने से हट रहा हूं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। आज की सेवा समाप्त होती है। बाय बाय, टाटा, सी यू।